नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है अवहट्ट अथवा परवर्ती अपभ्रंश। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास के संबंध में। भाषा पे पहले हम बात करते हैं मित्रों कि भाषा क्या है। लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बाद में वीडियो सुनने के बाद उसको शेयर भी करेंगे अपने मित्रों के साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए अवहट्ट पे चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम भाषा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और विचार विनिमय के लिए वो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाए। कई बार हम कुछ बातें जो है वो वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो कभी हम इशारों में ही बातें कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी बात की सूचना देने के लिए हम पैम्फलेट वगैरह भी छपवाते हैं, निमंत्रण पत्र छपवाते हैं। इसी तरह से कई बार हम किसी दूसरे की बात की ताकीद करने के लिए तालियां भी बजाते हैं या हाथ हिला करके हम संकेत करते हैं। तो इस तरह से भाषा जो है वो ये कोई आवश्यक नहीं है कि भाषा की कोई लिपि हो या इस तरह से कोई लिखित भाषा हो। कई भाषाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ हिला करके, ताली बजा करके, आंखों से इशारा करके। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित साधन है विचारों को व्यक्त करने का, वह है भाषा के माध्यम से भावों को ग्रहण करना। तो व्यापक रूप से विचार विनिमय के लिए उपयुक्त साधनों को ही भाषा कहा जाता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। भाषा के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि भाषा कई फेजेस से गुजरती हुई, जैसे जो भाषा आज हम बोल रहे हैं हिंदी की, तो वो पहले शुरू में कुछ और थी। तो आइए इन सब बातों की हम चर्चा करते हैं। पहले अपभ्रंश के ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाली थी, आज हम अवहट्ट पे चर्चा करते हैं। कुछ आपको ग्रंथ बता देते हैं, अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको अधिक जानकारी हो पाएगी। अब जैसे हिंदी भाषा और लिपि का विकास, बहुत सा अच्छी किताब है, बड़ी सरल किताब है, भवानी दत्त उप्रेती की भाषा विज्ञान। भोलानाथ तिवारी बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, आपको पता ही है। इसी तरह से डॉक्टर हरदेव बाहरी भी बहुत अच्छे भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। यहाँ मैंने एक किताब का उल्लेख आपके लिए किया है, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। चूँकि हम अवहट्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो शिव प्रसाद सिंह ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की है अपनी पुस्तक में। साथ ही साथ भाषा विज्ञान कोश भी आप देखें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, तो इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन पुस्तकों को देखेंगे तो आपको विषय और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ हमने इन्हीं पुस्तकों की मदद से आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जिनके माध्यम से आपको हम अवहट्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रंश का ही विकसित विकृत या अपभ्रष्ट रूप है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि अवहट्ट भाषा और साहित्य का जन्म परिनिष्ठित अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से हुआ था।
अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य संक्रांतिकालीन भाषाओं की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस काल के कवियों ने स्पष्ट रूप से अवहट्ट के नाम का उल्लेख किया है। तो भाषा शास्त्रियों के बीच में अवहट्ट काफ़ी विवाद का विषय रहा है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने कभी इसे मैथिल अपभ्रंश, कभी संक्रांतिकालीन भाषा और कभी पिंगल आदि नाम दिए हैं। तो यह विचारणीय है कि अवहट्ट शब्द क्या है, अवहट्ट शब्द का स्वरूप क्या है और इसका प्रयोग अब तक के उपलब्ध साहित्य में किस किस रूप में हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए दे दिया है। संदेश राशक के लेखक अब्दुल रहमान ने लिखा है कि अवहट्ट सक्कय पायमी पेशायमी। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने उसकी भाषा को अवहट्ट बताया है, यानी प्राकृत पैंगलम की भाषा को अवहट्ट बताया है। विद्यापति ने इसे देसिल बहाना कहा है। देसिल बहाना सब जन मिठा, तम तैसन जम्पो अवहट्टा। तो मित्रों, अवहट्ट का सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। इसी तरह से दूसरा प्रयोग, जैसा कि शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि दूसरा प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ है। अपनी भाषा के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि सक्र वाणी चुन भावई, पाँव रस को मम न पावई, देसिल बचना सब जन्मिहा, तन तैसन जम्पो अवहट्टा। तो और तीसरा प्रयोग प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने किया है, जिनका उल्लेख आप देख सकते हैं स्लाइड में, और उनकी राय से प्राकृत पैंगलम की भाषा अवहट्ट ही है। चौथा प्रयोग संदेश राशक के रचयिता ने किया है। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि विद्यापति आदि कवियों ने संस्कृत, प्राकृत और अवहट्ट इन तीन भाषाओं की चर्चा की है, या संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश कह लें कि इन तीन भाषाओं की चर्चा जो भाषा वैज्ञानिक है वो करते हैं। तो भाषा के विकास के क्रम में संस्कृत और प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश की गणना होती है। भामह, दंडी आदि विद्वानों द्वारा प्रयुक्त भाषा त्रयी में अपभ्रंश को सदैव तीसरा स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार की भाषा त्रयी के प्रसंग में संस्कृत, प्राकृत के नामों के बाद अपभ्रंश का क्रम रूढ़ मालूम होता है। अतः विद्यापति को विद्यापति की कीर्तिलता जो है उसमें अवहट्ट का प्रयोग हुआ है, ऐसा भाषा शास्त्रियों का भी मानना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अवहट्ट शब्द जो था वो कई नामों से जाना जाता था प्राचीन ग्रंथों में। अवभस, अवहस, अवहत्य, अवहट्ट, तो ये सब शब्द जो है वो अवहट्ट के लिए प्रयोग किए जाते थे, जो कि विभिन्न लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। तो हेमचंद्र के समय तक अपभ्रंश जो थी वो उसका बोलचाल का रूप प्रायः समाप्त हो चुका था। यद्यपि हेमचंद्र ने एक ग्राम्य अपभ्रंश की चर्चा की है, पर इस संबंध में सामग्री का अभाव है। संभव है कि वो परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही भेद रही हो, जिसमें स्थानीय बोलियों का आश्रय लिया गया हो। अतः हेमचंद्र ने ग्राम्य अपभ्रंश को तत्कालीन स्थानीय बोली के रूप में हेमचंद्र के ग्राम्य अपभ्रंश को तत्कालीन स्थानीय बोली के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। परंतु हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश का व्याकरण लिखा, निश्चय ही वह उस समय बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। वस्तुतः अपभ्रंश तथा हिंदी के बीच का युग सामग्री के अभाव में अस्पष्ट सा है। विद्वानों ने इसे भाषा का संक्रांति काल कहा है। मित्रों, कई बार हम ये देखते हैं कि एक भाषा जो है उसका महत्व धीरे धीरे कम होता रहता है और एक नई भाषा जन्म लेती रहती है। तो ये जो बीच का काल होता है वो संक्रांति काल होता है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में ग्राम्य अपभ्रंश का उल्लेख किया है तथा देशी नाम माला में
ऐसे शब्दों का अध्ययन प्रस्तुत किया जिससे यह मालूम होता है कि उनके समय तक देशी भाषा बहुत आगे बढ़ गई थी। यही संक्रांतिकालीन भाषा है। भाषा के विकास की यह अवस्था 14वीं-15वीं शताब्दी तक बनी रही। यद्यपि इसके समानांतर परिनिष्ठित अपभ्रंश में भी प्रचुर साहित्य लिखा गया, परंतु संक्रांतिकालीन साहित्य की भाषा, जिसका आधार तत्कालीन लोक भाषा थी, अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक प्रांजल, मधुर और प्रवाहपूर्ण थी। तो संक्रांतिकालीन भाषा के लिए विद्वानों ने अनेक नामों का प्रयोग किया है, जिसमें अवहट देशी भाषा, कई अवहस भी मिलता है, संक्रांतिकालीन भाषा, पुरानी हिंदी, वो परवर्ती अपभ्रंश इत्यादि प्रमुख हैं। तो देशी भाषा, संक्रांतिकालीन भाषा, पुरानी हिंदी व परवर्ती अपभ्रंश इत्यादि जो है ये प्रमुख है, जो कि संक्रांतिकालीन भाषा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पंडित चंद्रन शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने संक्रांतिकालीन भाषा, डॉक्टर नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश तथा भोलानाथ तिवारी ने अवहट्ट नाम दिया। तो अवहट्ट का काल लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाना चाहिए। भोलानाथ तिवारी भी यही मानते हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी भी यही कहते हैं। अवहट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं संदेश राशक, अब्दुल रहमान, चर्या गीत, वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका विद्यापति की हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित और ज्ञानेश्वरी आदि। तो वस्तुतः हर दो भाषाओं के संधि स्थल पर, जिनमें माँ बेटी का संबंध होता है, संक्रांतिकालीन रूप होते हैं और उसके लिए अलग किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती है। वह एक भाषा के अंत तथा दूसरी भाषा के आरंभिक विकास की अवस्था है। तो अतः संक्रांतिकालीन भाषा के अंत तथा दूसरी भाषा के आरंभिक विकास की है। अतः संक्रांतिकालीन भाषा के लिए परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी संज्ञा ही सर्वाधिक समीचीन होगी। अवहट्ट की कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर ली जाए। अवहट्ट में अपभ्रंश की अपेक्षा, देखिए ये तकनीकी बातें हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो इन तकनीकी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये व्याकरणिक विशेषताएं हैं बहुत सारी जो है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको रटना पड़ेगा अपनी परीक्षाओं के लिए। तो अवहट्ट में अपभ्रंश की अपेक्षा ध्वनि, रूप, विधान, वाक्य विन्यास, शब्दावली आदि से संबंधित कुछ अपनी विशेषताएं भी विकसित हो चुकी थीं और इसी विकास ने धीरे धीरे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। धीरे धीरे प्राचीन रूपों का ह्रास और नवीन रूपों का विकास होने लगा। इन नए रूपों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, किंतु इनके विकास में प्रादेशिक जन भाषाओं का भी योगदान अवश्य रहा होगा। ध्वनि संबंधी जो विशेषताएं हैं यानी कि हम जो भी लिपि प्रयोग करते हैं तो उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या ध्वनि निकलती है। अवहट्ट अर्थात परवर्ती अपभ्रंश में वे सभी ध्वनियाँ थी जो अपभ्रंश में थी, साथ ही उनके अतिरिक्त अय तथा औ दो नई ध्वनियों का विकास हो गया। ध्यान दें इसमें, अय और औ। पुराने ऐ का विकास अय, जैसे भुजपति बुवई बुवई में, तथा औ का विकास औ, जैसे चतुहाटक चौहट चौहट में हुआ। ह्रस्व ए ओ का प्रयोग घट गया। री का प्रयोग लेखन में है किंतु उच्चारण में यह री हो गया। व्यंजन वे ही बने रहे जो अपभ्रंश में थे, अंतर केवल कुछ दृष्टियों से आया। संस्कृत के तत्सम शब्दों के आने पर श ध्वनि का प्रसार कुछ और क्षेत्रों में भी हुआ। मूर्धन्य श प्रायः लेखन तक ही सीमित था, उच्चारण में श ही था। ल मिल, संदेश राशक में मिल शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से म ब्राह्मण, उक्त व्यक्ति प्रकरण न उन, उक्ति व्यक्ति रह
ध्वनियाँ भी थी, ढ़ ढ नई ध्वनियाँ आ गई अवहट्ट में। इसी प्रकार ध्वनि विकास और आगे बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा हिंदी के और निकट आ गई, यानी खड़ी बोली हिंदी के निकट आ गई। जहाँ शब्दों में एकाधिक ई उ पास पास थे, वहाँ एक स्वर ही रह गया, जैसे धरित्री धरती। स्वर संयोगों को मिलाकर एक हो जाने की प्रवृत्ति मिलती है, इसे स्वर संकोचन कहा गया है। जैसे मयूर, मऊर, मोर, चतुर्विंशति, 24। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत्य आ का लोप हो गया, जैसे आकांक्षा, आकांक, वल्गा, बा। अकारण आनुनासिकता भी मिलती है, उदाहरणार्थ अश्रु, अश्रु, आंसू। तो जैसे मैंने कहा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इनमें व्यंजन द्वित्व के स्थान पर एक व्यंजन हो जाता है, अतः उस व्यंजन की अनुपस्थिति के कारण हुई मात्रिक क्षति की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे कर्म, कम, काम, मित्र, मिंत, मीत इत्यादि। अंत्य ए ओ ह्रस्व होकर ई उ हो जाता है, जैसे पर, परो, परु, क्षणे, खणे, खणी। स्वर मध्यम म का प्राय वह मिलता है, जैसे सम, सम। पूर्ववर्ती स्वर आनुनासिक हो जाता है। पूरब में ड ढ़ का ल मिलता है, जैसे प्रतिहार, पठितार, पलितार। पश्चिमी अवहट्ट में स का ह हो गया है, जैसे दश, दस, दह। तो मित्रों, ये विशेषताएं आपको बिना स्लाइड्स के समझाना बड़ा मुश्किल था, केवल लेक्चर में नहीं समझाया जा सकता। कहीं कहीं वर्तनी की एक दो गलतियां हो गई हैं, तो उनको आप नज़रअंदाज करें। संज्ञा के रूप बहुत सरल हो गए, नपुंसक लिंग नहीं रहा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप भी कुछ एक से हो गए। सभी संज्ञा प्रतिपादिक स्वरांत हो गए और कई कारकों के केवल प्रतिपादक रूप से ही काम चलाया जाता था। बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में उ और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई मिलता है। तो निम्नलिखित नए परसर्ग उल्लेखनीय हैं, जिसे सत्य, ही, साथ, संग, सौ, लग्गी, लागी, से, लिए, तह, ब्रजभाषा, तय, से, संबंध, क। तो एह, जे, के जैसे नए सर्वनाम प्रयोग में आए। क्रिया के रूपों में संयुक्त काल तथा संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। संयुक्त काल आवत हुआ, हिंदू दल, कीर्तिलता में इनका प्रयोग हुआ है। इसी तरह संयुक्त क्रिया खाए, ले, मांग का गुंडा, यह कीर्तिलता में प्रयोग हुआ है। सहायक क्रिया का प्रयोग विस्तार से प्रारंभ हुआ। प्रायः सभी कारकों में निर्विभक्ति रूप का प्रयोग होने लगा। हेमचंद्र के समय केवल कर्ता, कर्म एवं संबंध कारक की विभक्तियां लुप्त होती थी। शाब्दिक विशेषताएं अवहट्ट में परंपरागत तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। तत्सम व विदेशी यानी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग कालावधि में बढ़ने लगा, क्योंकि जिस समय ये भाषा प्रचलित हो रही थी, उस समय जो है भारत में मुसलमानों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। तो निश्चित रूप से अरबी भाषा के शब्द भी जो है वो उनका प्रयोग भी होने लगा था। उसमें देशी या देशज शब्द भी पर्याप्त मात्रा में थे। इस प्रकार अवहट्ट भाषा अपभ्रंश के प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए भी बिल्कुल बदली हुई अर्थात अलग मालूम पड़ती है। उसमें अनेक नवीन व्याकरणिक प्रयोग और विकास दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये स्लाइड्स आपके काम आएंगी और इनकी सहायता से आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, अपना कमेंट भी करें। आगे हम पुरानी हिंदी के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।